हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज तीसरी बार गाज़ा में जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगा। गाज़ा जो हमास हैं, एक तो ये जो पहले भी मैंने कहा दे आर नॉट टेररिस्ट, वो उस गवर्नमेंट की आर्मी है जिसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उसकी वजूहत बहुत सी हैं। 2006 में वो मेजॉरिटी लाए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लेकिन उन्हें पावर ट्रांसफ़र नहीं करी गई और उन्हें जो असल जो हुकूमत बनाने के लिए ये कहिए कि अहल थे, उन्हें ढकेल करके गाज़ा में एक पट्टी के अंदर एक तरह से प्रिजनर बना दिया गया। 2007 से आज 2023 से 16 साल हो गए, उनका ब्लॉकेड किया हुआ है। हर चीज़, पानी, दवाई, कोई मटेरियल जो भी जाएगा वो इजराइल के थ्रू उनके कंट्रोल में है। कितनी क्वांटिटी में भेजें, कितना ना भेजें, ये समझिए कि दे आर लिविंग इन ओपन प्रिजनर। और पूरी दुनिया इस पर चुप है। हालांकि एक ओस्लो अकॉर्ड हुई जिसमें अमेरिका, इजराइल और फ़लस्तीन ये सब लोग सिग्नेटरी थे, जिसमें ये तय हुआ कि 2 स्टेट थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा। गाज़ा एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसका वायदा किया गया। लेकिन इजराइल और अमेरिका मिले हुए हैं। अमेरिका के सपोर्ट के बगैर इजराइल कुछ नहीं कर सकता। जो अब बाइडन के जो स्टेटमेंट रिसेंट आए उससे वो और फर्दर एक्सपोज हो गए। वो अकॉर्ड अगर अमेरिका चाहता तो वो ज़ाहिर इम्प्लीमेंट हो जाती, लेकिन दिस प्रीटेक्स्ट और दैट प्रीटेक्स्ट वो अकॉर्ड नहीं हुई। अब सवाल ये आता है कि वहाँ के लोग और बच्चे तो ऑलरेडी 16 साल से पानी की भी कमी, बिजली की भी 4 घंटा बिजली की सप्लाई, जो रेगिस्तान है, कितनी गर्मी है उसके अंदर, और हर तरह की उन्हें तंगी थी। तो जब मरने पर आदमी आता है तो वो मरने से पहले एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता, वही शायद वहाँ हुआ। हालांकि उसे ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना कोई और जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि इनोसेंट लोगों को अटैक नहीं करना चाहिए, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और इसे एक आवाज़ में सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी, यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी, सभी ने इसे जायज़ नहीं ठहराया जो हमास ने वहाँ एंटर होके किया। लेकिन उसे कंडेम करने के साथ साथ सबको ये भी बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए कि इसकी जड़ क्या है, इसकी वजह क्या है। और जब तक उसकी जड़ और उसकी वजह को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये होता ही रहेगा। और हालांकि वो सब गलत हुआ, लेकिन ये भी इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि इन सब बंदिशों के बावजूद इतना छोटा एरिया है, 42 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर टोटल एरिया है गाज़ा स्ट्रिप का, उसमें उन्होंने सरवाइव किया और अपनी जान को ख़तरे में जान की बाजी लगा करके जो किया वो सही ना हो, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उन्होंने वो सब किया। अब उसकी वजह से पूरी दुनिया जागी है, वरना दुनिया ने आंखें बंद कर ली थी। कोई भी उनकी तरफ सोच ही नहीं रहा था कि वो किस हाल में रह रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। लिहाजा ये सब हुआ। उसके बाद जाहिर है इट वाज एक्सपेक्टेड कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, लेकिन ये भी जानना चाहिए हमास इतने कम अकल नहीं है जो उन्होंने ये सब कैलकुलेट ना किया होगा कि जब रिटेलिएशन होगा तो बहुत बड़ा होगा और उसे कैसे फेस किया जाएगा।
उनकी सब तैयारी रही होंगी और तैयारी हैं। यही वजह है कि चूँकि एक ड्रीम है और उसमें अमेरिका शामिल है, इजराइल का, एक ग्रेटर इजराइल का एक उनका ड्रीम है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। उस ड्रीम में वो गाज़ा और वेस्ट बैंक को पार्ट ऑफ इजराइल बनाना चाहते हैं और उनकी प्लानिंग ये थी कि जितने फ़लस्तीन से इन्हें सिनाई, जो इजिप्ट का एक रेगिस्तान एरिया है, बॉर्डर के पास है, जो रफ़ा बॉर्डर है इजराइल फ़लस्तीन और उसके बीच में रास्ता है, विंडो है जाने की इजिप्ट में, वहाँ ढकेल दिया जाएगा और कुछ अरब कंट्रीज से पैसा लेंगे, कुछ अमेरिका देगा, कुछ इजराइल देगा, इन्हें वहाँ सेटल कर देंगे। लेकिन सबको ये मालूम है, ये इनकी पॉलिसी रही है कि 48 में भी इन्होंने लाखों फ़लस्तीन जो को मजबूर किया घर छोड़ने के लिए और उन्हें आज तक वापस होने का राइट नहीं दिया। उसी तरह से 20 लाख के करीब फ़लस्तीन जॉर्डन में उस वक्त चले गए थे, उन्हें भी फैमिलीज बटी हुई हैं, आज तक फ़लस्तीन में वापस नहीं आने दिया। यही प्लान इनका था कि पहले तो अल्टीमेटम दिया, वो भी 24 आवर्स, कि नॉर्थ को खाली कर दीजिए, आप लोग साउथ में चला जाएं, क्योंकि हम यहाँ बम्बार्डमेंट और यहाँ लैंड से एंट्री करेंगे। देखिए जो प्लानिंग थी इनकी, कुछ लोग गए, काफ़ी लोग गए, ज़ाहिर जान बचाने के लिए वो उधर गए, लेकिन फाइनली आपने क्या किया, आपने साउथ के ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर दिया और आपने जो रफ़ा बॉर्डर के पास जो एग्जिट है टू एंटर इन इजिप्ट, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें ज़्यादातर वो थे फॉरनर्स जो ओरिजिनली मे बी फ़लस्तीन्स, लेकिन वो नेशनल्स थे दूसरे कंट्रीज़ के, अमेरिकन भी थे। तो आपने वहाँ भी बम्बार्डमेंट कर दिया। इसका नतीजा इससे अंदाज़ा है कि इनका इरादा ये था कि सब जब ये पूरा आधा खाली हो जाएगा नॉर्थ, उसमें हमारी मिलिट्री एंटर हो जाएगी, उसके बाद बम्बार्डमेंट साउथ का करेंगे और इन लोगों को ढकेल दिया जाएगा इजिप्ट के अंदर, और जहाँ ये एक शरणार्थी की ज़िंदगी गुजारेंगे एंड दे विल हैव नो राइट टू रिटर्न टू देयर होमलैंड, जो इन्होंने हमेशा किया। लेकिन लगता है अब इनका ये ख्वाब ख़त्म होता जा रहा है। बाइडेन साहब को देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर किसी भी कंट्री की विजिट पे जाता है तो इट टेक्स मंथ्स टू मेक द प्रिपरेशन, लेकिन आपने सिर्फ 2 दिन पहले कहा कि आई एम गोइंग टू विजिट हमारी इजराइल, और आज वो इजराइल पहुंच भी गए, विदिन 48 आवर्स पहुंच गए। और उन्होंने कहा, ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये सीज़ फायर की बात करेंगे, शायद वहाँ जो सप्लाई होनी चाहिए ज़रूरी सामान की, जिंदा ह्यूमैनिटेरियन एड्स की, उसके लिए बात करेंगे। नहीं, उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैंने वहाँ से जब 2007 अक्टूबर को अटैक हुआ तो अमेरिका ने ये कहा कि वी स्टैंड बाय यू, और आपको फ्रीडम है अपने बचाने के लिए, जो आप स्टेप लेंगे हम साथ, और उसके लिए हमने अपने जंगी जहाज़, पानी के जहाज़, वो भी आपके यहाँ 2 भेज दिए। लेकिन फिर कहते बाइडेन साहब, मैं चाहता था कि आज मैं इजराइल जा कर के एक मैसेज दूं कि मैं आपके साथ यहाँ भी आ गया हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ, एक बात। लेकिन हुआ क्या, जो जिस नज़रिए से आए थे, आपका ब्लिंकन यहाँ है ही है 8 दिन से, पूरे अरब कंट्रीज़ की हर स्टेट को वो घूम रहे हैं, दौरा लगा रहे हैं और अरब्स के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो जो बंधक बनाए हुए हैं इजरायली और अमेरिकन, कि उन्हें किसी तरह से छुड़वा दिया जाए, और कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, हमारे प्रेशर से, हमारे दबाव से कुछ पानी छोड़ दिया गया। जब आपने इतना बड़ा बम्बार्डमेंट कर दिया तो जो पाइपलाइंस हैं पानी की, वही कहाँ बची हैं, और वो कितना पानी आपने छोड़ा? क्या उन्हें पानी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए? बिजली नहीं चाहिए? हॉस्पिटल में दवाई नहीं चाहिए? चलिए, ये हो रहा था, होता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से बाइडेन साहब चलते हैं और इजराइल एक हॉस्पिटल में साउथ गाज़ा में बम्बार्डमेंट करता है, जिसमें 500 लोग, बच्चे, बूढ़े, इनोसेंट सिविलियंस
मारे गए। उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस जुर्म ने। लेकिन अमेरिका झूठ का साथ देता है। अमेरिका ने हमेशा इंसानियत की बात करी, ह्यूमैनिटी की बात करी, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन ह्यूमैनिटी का यही है। जो इसने इराक में किया, जो इसने अफ़गानिस्तान में किया, जो इसने वियतनाम में किया, जो इसने लीबिया में किया, वो सबके सामने है। सीरिया में किया, यमन में सऊदीज को इंसाइट कर कर वहाँ कत्लेआम कराया। तो इसका मकसद है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को बर्बाद करना, उन्हें तबाह करना। तो आप आए और देखिए उसका असर ये हुआ। इजिप्ट ने बड़ी समझदारी से किया। हम भी सोचते थे कि मुसीबत की घड़ी है, उन्हें रफ़ा एग्जिट को खोल देना चाहिए, वहाँ से मदद आने देना चाहिए। लेकिन जो इनका मकसद था कि वंस इट इज़ ओपन रफ़ा, तो ये इतना बड़ा बम्बार्डमेंट करेंगे कि नॉर्थ वाले तो साउथ में आ ही गए और अब टोटल पॉपुलेशन सिनाई की तरफ भाग जाए, उधर चली जाए। और जब उधर चली जाएगी तो बॉर्डर को आप बंद कर देंगे और आप ग्रेटर इजराइल को रियलाइज कर लेंगे और वो ज़िंदगी भर वहाँ बन कर के रह जाएंगे शरणार्थी। ना उनकी कोई आवाज़ रहेगी, ना उनकी कोई डिमांड रहेगी, ना फ़लस्तीन कंट्रीन बनेगा। लेकिन इजिप्ट ने समझदारी दिखाई। इजिप्ट ने कहा कि हम ये बॉर्डर नहीं खोलेंगे, चूँकि जब बॉर्डर खोलेंगे ज़ाहिर है जो ये दुखी फ़लस्तीन वहाँ आएंगे तो वो बाज तो नहीं आएंगे और ना आना चाहिए, वो भी अटैक करेंगे और उसके बदले में इजराइल सिनाई के ऊपर अटैक करेगा, मीनिंग देयर बाय इजिप्ट के ऊपर अटैक करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने को जंग में इस तरह से अपने को टारगेट बनाए इजराइल का। और रही सामान जो ह्यूमैनिटेरियन, बड़ी अच्छी बात लग रही है कि अमेरिका ने दबाव दिया, यूएन भी बात कर रही है, लेकिन व्हाई नॉट थ्रू जो इजराइल से जो एंटी है गाज़ा में, एंटी है वेस्ट बैंक में, जिससे अब तक 16 साल तक आपने ब्लॉकआउट करके सामान चेक करके भेजा, आप वहाँ से एंटी क्यों नहीं दिला रहे वो ह्यूमैनिटेरियन? और ये भी आप कंडीशन लगाते हैं कि जो रफ़ा से आएगा इजिप्ट से होते हुए सामान, उसकी हम चेकिंग भी करेंगे। यानी आप इतने शरीफ ज़्यादा हैं कि आपको वो फ़लस्तीन जो आपने एक कॉर्नर में ले आए वो आपको आने देंगे और आपको चेकिंग भी करने देंगे। तो आपकी इंटेंशन पता चल गई। और अमेरिका इन हुकूमतों का इतनी बेईमान हुकूमत है कि जो इजराइल ने कहा कि साहब हॉस्पिटल के ऊपर जो बम्बार्डमेंट है वो तो हमास ने ही किया हमें बदनाम करने के लिए। और बाइडेन साहब कहते हैं कि आई एंडोर्स, आई एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू। जरा गौर करिए, आप कोई अफसोस, सिर्फ अफसोस इस पर दिखा रहे कि लोग मरे। आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं है कि इजराइल ने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा पाप किया। तो अब वो टाइम आ गया है। और रही दूसरे अरब कंट्रीज़ को जिन्हें आपने शायद कन्विंस कर लिया था, सऊदी को और यूएई पे आपने दबाव बनाया होगा, कतर पे दबाव बनाया होगा, लिहाजा बाइडेन साहब का प्रोग्राम था पहले मैं इजराइल से बात करूं और उसके बाद जॉर्डन में जा कर के आप इजिप्ट के प्रेसिडेंट और महमूद अब्बास जो एक तरह से फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करते हैं, वो आपके पपेट हैं, चुके आपके कंट्रोल में हैं। और उन्होंने आज तक एक वर्ड नहीं बोला इन हमास या गाज़ा के लोगों के लिए। तो आपने ये चाहा कि मैं वहाँ जा कर के एक सबमिट करूँ जिसमें जॉर्डन भी होगा, इजिप्ट का प्रेसिडेंट भी होगा और महमूद अब्बास जो फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी होंगे और वहाँ उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन पब्लिक कितनी बड़ी बादशाहत हो, सबसे बड़ी होती है। आप लोग याद करिए कि ईरान में जब मोनार्की थी, जब बादशाह होते थे, उस वक्त ईरान से बड़ी आर्मी मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं थी और स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब पब्लिक सड़कों पे आई तो शाह को भागना पड़ा और रेवोल्यूशन आया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। वही बात है इस वक्त अरब कंट्रीज़ की, नॉट ओनली अरब, होल इस्लामिक वर्ल्ड विच कंस्टिट्यूट अराउंड 57 और 67 कंट्रीज़। वहाँ सब, भले ही गवर्नमेंट्स की हिम्मत नहीं थी अब तक बोलने की, लेकिन पब्लिक 99% इन फेवर ऑफ गाज़ा, इन फेवर ऑफ फ़लस्तीन स्टेट, इन फेवर ऑफ फ़लस्तीन पीपल। और वो रो रहे हैं,
वो सड़कों पे निकले हुए हैं जिस जुर्म के खिलाफ जो गाज़ा में अमेरिका और वो मिलकर कर रहे हैं। शायद इसी दबाव में आकर के अब आपके महमूद अब्बास ने भी, आपके इजिप्ट ने भी मना कर दिया कि हम समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जॉर्डन के किंग ने भी, किंग अब्दुल्ला बेहद अच्छा आदमी है, ही इज़ वेरी सॉफ्ट, वो भी चाहता था कोई सोल्यूशन निकले। उसने भी मना कर दिया कि हम अमेरिका बाइडन को वेलकम नहीं करते। और फाइनली द समिट हैज़ बीन कैंसिल्ड। इट इज़ ए बिग सेटबैक टू द अमेरिकन पॉलिसी। अमेरिका स्टैंड फेल्ड, अमेरिका इज़ ए फेल्ड स्टेट नाउ। और आने वाला टाइम फिक्र ना करिए, जिसके साथ अल्लाह है, जो अल्लाह से डरता है, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो मरने पे आ जाता है उसे आप मार नहीं सकते, वो 10,000 को मार के तब मरता है। फ़लस्तीन का वही हाल है, अरब का वही हाल है, वहाँ की जनता का, कि मरता नहीं तो क्या करता है। अब लगता यह है कि यहाँ पूरे मिडिल ईस्ट को तो खाएगी, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका असर होगा। एंड अमेरिका इज एक्सपोज, इट विल स्टैंड डिस्क्रेडिटेड। ठीक है, ये बात सही है कि अमेरिका से बड़ी पावर दुनिया में कोई नहीं है, द मोस्ट पावरफुल स्टेट। लेकिन इनजस्टिस को पब्लिक देखती है। यही वजह है कि अमेरिका में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कंडम किया जा रहा है एटीट्यूड को अमेरिकन गवर्नमेंट की। पब्लिक वहाँ की अच्छी है। यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन फेवर ऑफ गाज़ा, टू सपोर्ट गाजियंस। आज न्यूजीलैंड में भी जहाँ 5 दिन तक चुप रहे, अब मजबूरन उन्हें भी बोलना पड़ा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक भी जो शुरू में नहीं बोल रही थी, वो फाइनली दे हैव कम ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर क्राइंग, दे आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द गाज़ा पीपल। आइए इंडिया के ऊपर हमने भी शुरू में बात करी, हालांकि बहुत सोच समझ के कही कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं जो अटैक उनके ऊपर, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखा कि हमास का नाम नहीं लिया, हमास को टेररिस्ट नहीं किया, और ये ज़रूर कहा, जो जायज़ कहा, कि वहाँ के जो इनोसेंट लोगों पर अटैक हुआ उसे हम कंडेम करते हैं। लेकिन फाइनली आफ्टर 3 और 4 डेज इंडिया हैड टू कम। हालांकि लोगों ने पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पोलराइजेशन शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम इसे बनाने की कोशिश की, जो नहीं बन पाया। ये सही है कि किसी को भी प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं दिया। जो लोगों ने अपनी आवाज़ गाज़ा के फेवर में करी उसे कम्युनल और एंटी नेशनल बना करके चुप कर दिया जाए। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 4 दिन के बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है यस वी एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ 2 स्टेट थ्योरी। दैट मीन्स कि गाज़ा फ़लस्तीन स्टेट बननी चाहिए और हम कमिटेड हैं। अब कहाँ जाएंगे वो अंधभक्त, अब क्या बात कहेंगे, अब क्या मुंह है उनका रह गया। आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम में करना चाहते हैं, अगेंस्ट मुस्लिम करना चाहते हैं, इलेक्शन के फ़ायदे के लिए नहीं। एक इंसानियत भी है। मैं जैसे पहले भी कहा कि ये इंसानियत सबसे, हर मज़हब से ऊपर है, हर नेशनलिज्म से ऊपर है। नेशनलिज्म का मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकता। मैं कहता हमेशा कहा कि अगर मैं किसी लोकेलिटी में रह रहा हूँ या ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ 99% मुस्लिम्स हैं और 1% हिंदू हैं, तो मेरा मज़हब होगा, मेरा दीन होगा कि उनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूँ, उन्हें मैं पूरा प्रोटेक्शन दूँ, उन्हें ये एहसास ना होने दूँ कि दे आर इन माइनॉरिटी। तो इसे सबक सीखना चाहिए। जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। ये मुझे कहना था। और आखिर में कहना है कि जीत इस बार लगता है हमास की होगी। आपने बॉर्डर सीरिया से भी खोल दिया, लेबनान ने भी खोल दिया, हिजबुल्ला भी आ गया, ईरान भी है, उनके साथ चाइना भी है, उनके साथ रशिया भी है। आप एक तरफ तो यूक्रेन में कहते हैं ऑक्यूपाई किया गया, गलत है। रशिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, इसी पर जंग चल रही है 2 साल से। और दूसरी तरफ जब इजराइल ऑक्यूपायर है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उस पर आप कोई बात नहीं कहते। तो अमेरिका स्टैंड एक्सपोज, दे आर द मोस्ट क्या वर्ड यूज, जितना गंदे से गंदा करिए, वो हैं इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं,
ह्यूमैनिटी का नाम लेकर के लोगों पर अटैक करते हैं, डेमोक्रेसी का नाम लेकर के लोगों पर अटैक करते हैं कि सेव डेमोक्रेसी, सेव ह्यूमैनिटी, लेकिन आप दोनों के खिलाफ जाते हैं। आप डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं। अब सऊदी के लिए भी एक मुसीबत हो गई खड़ी, यूएई के लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो गई कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाएं और उन्हें मेंटेन करें। चूँकि वहाँ की पब्लिक और पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है कि अरब्स चुप हैं, और अब अरब्स ने भी बोलना शुरू कर दिया, देर आए दुरुस्त है। और मैं अगेन कहता हूँ कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति रखना है वो तभी मुमकिन है जब सब अरब्स जितने भी मुल्क हैं और ईरान, टर्की, ये सब मिल कर के भाईचारे मोहब्बत के साथ रहें और इनमें यूनिटी हो। फिर इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इन्हें दबा सके। नो डाउट इनमें भी ये राइट नहीं होगा ये दूसरे को दबाएं, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए ये यूनिटी काफ़ी होगी। ये मुझे कहना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।